सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर वेरी ओन सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20C। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले अपन ने फर्स्ट वाला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि था आपके इस पेपर के इंट्रोडक्शन के बारे में। और अब हम आगे बढ़ गए हैं विद द सेकंड लेक्चर, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो भैया, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं ये है आपका इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आने वाला चैप्टर बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन का। क्लियर है एकदम? इसके पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, और ये वीडियो उसी का नतीजा है कि भैया आपने इतना भर भर के प्यार और सपोर्ट दिया, जिसके कारण हम ये लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहे हैं। और आई होप आप सेम प्यार और सपोर्ट इस लेक्चर में भी दिखाओगे, ताकि हम फटाफट से पार्ट 3, 4, 5 इसका लाते रहें। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, जिसका नाम है बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, और लास्ट में अपन देखेंगे द GEM सर्वे एंड इट्स इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो टोटल मिला के ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज के इस लेक्चर में अपन एड्रेस करने वाले हैं। तो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके चैप्टर के हेडिंग पे। चैप्टर का नाम क्या है भैया? बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन। अब बिल्डिंग समझ में आता है, द एंटरप्रेन्योरियल भी समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है सर जी? तो सिंपल भैया, जो हम बोलते हैं EQ, IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, तो उसमें जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे भी यूज हुआ है, बट ये यूज हो रहा है एंटरप्रेन्योरियल के सेंस में। इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ क्या होता है, इससे हमको समझ में आता है, ये एक छोटा सा टेस्ट होता है जिससे हमको समझ में आता है कि सामने वाले का दिमाग किस तरीके से काम करता है, कितना फास्ट वो चीजों को सॉल्व कर सकता है। उसमें कुछ नहीं होता। IQ टेस्ट आप भी ऑनलाइन ले सकते हो, फ्री में अवेलेबल है बहुत सारे IQ टेस्ट, जहां पे आपको सिंपल से मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के कुछ पजल टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें असेस किया जाता है कि आप कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और इससे हम आपके एक इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। सेम वैसे ही आप अपने इमोशंस को किस तरीके से हैंडल करते हो। क्या आपके पास अगर कोई एक अच्छा हैप्पी इवेंट हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, या अगर आपके साथ कोई सैड इवेंट हो जाता है तो आप एकदम डिप्रेशन की गहराइयों में चले जाते हो। इसको नापने के लिए इमोशनल क्वेश्चन होता है, EQ जिसको बोलते हैं। सेम वैसे ही आज अपन देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन कि भैया एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, आज हम एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में घुसने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए और इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो अगेन ये अभी भी बेसिक वाला ही पार्ट चल रहा है। अगर एक मैं आपके पूरे सिलेबस को लूं तो उसका अभी भी ये बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझो कि भैया आप 11th 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, बट एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन इस सब्जेक्ट में ओवरऑल अपने को नहीं लेना है। अब आते हैं अपन फटाफट से इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? Business skills are crucial for professional to comprehend both internal and external factors influencing an organization's success and the procedures necessary to achieve business objectives। क्या बोल रहे हैं भैया? बिजनेस स्किल्स उन प्रोफेशनल्स के लिए क्या होती है? बहुत ही ज्यादा क्रूशल होती है, ताकि हम हमारे बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम समझ पाए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को और उसके प्रोसीजर को, जो हमको चाहिए हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। हम सभी को पता है फाउंडेशन पे, इंटरमीडिएट पे भैया 11th 12th में बीकॉम में हमने इतना मैनेजमेंट पढ़ रखा है कि हमको पता है कि बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए? बिजनेस के एम्प्लॉइज हो गए, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे तो आपका टारगेट टाइम से मीट नहीं होगा। आपके सप्लायर्स हो गए, अगर वो टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे तो आप फिनिश गुड्स नहीं बना पाओगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया? अगेन वही आपका पेस्टल एनालिसिस जो होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ठीक है, सोशल, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को भैया इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत जोर से। क्लियर बात है? और साथ ही साथ हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे जो प्लान्स होते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हैं। इसीलिए बिजनेस स्किल्स होना एक प्रोफेशनल में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो इन फैक्टर्स को पहले से ही समझ पाए, स्टडी करके रखे, प्रॉपर प्लान बना के रखे, ताकि आगे जाके अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उससे फाइट बैक कर पाए, हमारे पास एक बैकअप प्लान हो। आगे बोल रहा है दीज स्किल्स आर पर्टिकुलरली वाइटल, यानी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड मैनेजर्स। यानी एकदम देख रहे हो टॉप लेवल मैनेजमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स यानी आपका CEO या फाउंडर्स वगैरह हो गए, लीडर्स अगेन भैया ऊपर वाली पोजीशन हो गए, मैनेजर्स अगेन उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स है, तो वो भी एक हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास तो भैया ये स्किल होना ही चाहिए। उनके लिए तो भैया वेरी मच इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्किल्स का होना। अब एंटरप्रेन्योरियल स्किल एनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एबिलिटीज सच एज लीडरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अभी तक जो हम बात कर रहे थे बिजनेस स्किल्स होना चाहिए, कौन से स्किल्स होना चाहिए? तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है, बिजनेस को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप प्लान बना पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, और रिजल्ट भी जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था वैसे ही आपका आ रहा है। लीडरशिप आपकी बराबर होनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, स्मूथ फ्लो में काम
होना चाहिए। तो लीडरशिप स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, मार्केटिंग में भी बहुत काम आती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी आपके पास होनी चाहिए। आगे, entrepreneurship involves taking action whether by developing new products or processes या entering new markets or establishing new organization or ventures। क्या बोल रहे हैं भैया, entrepreneurship क्या है, धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है, इवॉल्व होता है एक्शन लेने से। चाहे वो हम क्या कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया प्रोसेस हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग लाइन में, या क्या हो रहा है हम कोई नया मार्केट में एंटर हो रहे हैं ऑल टुगेदर, तो उस समय हमको भैया एंटरप्रेन्योरशिप हमारी धीरे धीरे क्या होती है, इन्वॉल्व होती है और साथ ही साथ डेवलप भी होती जाती है। एंड एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन measures the extent of specific qualities or characteristics with a high quotient indicating a strong inclination towards innovation and problem solving। entrepreneurial quotient क्या है, जैसे मैंने आपको बताया IQ क्या होता है, कौन सा आदमी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको मेजर करता है। सेम वैसे ही entrepreneurial क्वेश्चन क्या करता है, कौन सा एंटरप्रेन्योर कितना सक्षम है चीजों को हैंडल करने में, चाहे वो इनोवेशन लाना हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ये हमको पता चलता है। अल्टीमेटली successful business revolves around satisfying customer needs and a high entrepreneurial quotient signifies an individual's adaptiveness at addressing business challenges and opportunities। क्या बोल रहे हैं भैया, अगर किसी पर्सन का हाई एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन है, उससे हमको ये समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन के साथ जल्दी से अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, कोई भी उसको चेंज करना है, फट से वो उस चेंज के साथ अडेप्ट हो जाता है। फिर क्या है, बिजनेस में कोई भी तरह की अगर दिक्कत आती है, चैलेंजेस आती है, उसको फेस करने के लिए हमेशा रेडी होता है। प्लस उसके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको भी ग्रैब करने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड एंड रेडी रहता है। अब बाय मास्टरिंग दीज स्किल्स एन एंटरप्रेन्योर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज पोजेसिंग अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल क्वोशिएंट। और अगर हम इन सब स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं तो हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल क्वोशिएंट है वो अपने आप बढ़ जाता है। अगर हम प्रॉब्लम को क्रिएटिवली और टाइमली उसको हैंडल कर सकते हैं, तुरंत से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा EQ क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ये हमको पता चलता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब अपन आते हैं कि भैया व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, आखिरकार लोग एंटरप्रेन्योर बनते क्यों हैं। तो उसके भैया बहुत सारे रीजन होते हैं, बट प्राइमरली 3 रीजन जो है वो आपके नोट्स में दिया गया, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया द 3 प्राइमरी रीजन दैट पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट देयर ओन फर्म्स आर, सबसे पहले टू बी देयर ओन बॉस, सेकंड इज टू परस्यू देयर ओन आइडियाज, थर्ड इज टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अब बहुत ही ज्यादा इजी है, ये हमको हेडिंग से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया जिनको अपना ही बॉस, जिनको बॉस बनने में मजा आता है, वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं भी हूं भैया, मुझे किसी के अंडर में रहकर काम करने में उतना मजा नहीं आता जितना अपने से काम करने में मजा आता है। इसीलिए यही एक रीजन है जहां पे नॉन प्रॉफिट तरीके से इस यूट्यूब चैनल को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं रन करते हुए, क्योंकि भैया मुझे यहाँ पे पूरी फ्रीडम महसूस होती है। मैं जब चाहे वीडियो बना के डाल सकता हूँ, आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के प्यार मिलते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। किसी का मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर नहीं है, जब मेरी मन चाहे मैं काम करता हूं। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको भैया इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा पसंद होती है, किसी के अंडर में रह के किसी के ऑर्डर लेने की उनकी आदत नहीं होती। तो ऐसे लोग जो खुद के ही बॉस बनना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, मैं काम चोरी की बात नहीं कर रहा, काम करना चाहते हैं बट अपने लिए। ठीक है, किसी और के अंडर में, किसी और के गाइडेंस में काम करना पसंद नहीं करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं बट खुद के लिए करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग भैया एंटरप्रेन्योर बनते हैं। दूसरा है, अगर उनके पास कुछ एक यूनिक आइडिया है, ठीक है, मार्केट में उन्होंने कोई एक गैप आइडेंटिफाई कर लिया जो उनको लगता है कि भैया इस गैप को मैं फुलफिल कर सकता हूं, और अगर ये मेरा आइडिया चल गया तो मुझे होंगे बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, यानी पैसा ही पैसा होगा हर तरफ से। तो ये 3 मेन रीजन होते हैं। पहला, खुद का बॉस बनने में तो भैया अलग ही मजा है। दूसरी चीज है कि भैया अगर हमारे पास कोई आइडिया है जिसमें हम वर्क करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको सोसाइटी में दिख रही है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो, तो उस रीजन से भी होता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स लेने के लिए, क्योंकि भैया बिजनेस में तो भैया स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है पैसा कमाने की। एक बार को आप सैलरीड एम्प्लॉय रहोगे, भले आपको महीने का भी 5 लाख रुपए आपको सैलरी हाथ में मिलती हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो फिक्स होती है। ठीक है, वेयर एज बिजनेस में तो भैया कुछ लिमिट ही नहीं है, आप एक दिन का भी 5 लाख कमा सकते हो, एक दिन का 5 करोड़ भी कमा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो भैया फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जिसमें भर भर के होते हैं, तो कुछ लोग उससे भी अट्रैक्ट होके, कुछ लोग किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते बट मेहनत करना चाहते हैं, अपने बॉस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जाते हैं। और तीसरा, कोई उनके पास आइडिया होता है जिसके ऊपर वो वर्क करना चाहते हैं, तो भी वो क्या है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जाते हैं। तो ये है मेन अपने 3 प्राइमरी रीजन जिसके कारण कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बनता है। अब आई होप मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि टेक्स्ट रीड करने की बहुत ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, फिर भी जो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। सबसे पहले देखेंगे टू बी देयर ओन बॉस में, तो भैया दे हैव बिकम
फ्रस्ट्रेटेड वर्किंग इन ट्रेडिशनल जॉब। ऐसे लोग भैया जो हो सकते हैं ट्रेडिशनल जॉब में काम करने से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपने बॉस के ताने से बहुत ज्यादा उनका दिमाग खराब हो चुका है, तो वो क्या करते हैं भैया, उस नौकरी को छोड़ के अपना खुद का कुछ काम करते हैं। टू परस्यू देयर ओन आइडिया, एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अपना काम करने में, अपना आइडिया परस्यू करने में, अपना ड्रीम धीरे धीरे बिल्ड होते देखने में एक बहुत ही अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। तो उसको भी पाने के लिए, क्योंकि भैया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं पैसा बहुत कुछ होता है बट सब कुछ नहीं है, मेंटल पीस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो उसको परस्यू करने के लिए भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। थर्ड इज आपका टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अब ये क्या है भैया, people such as Jeff Bezos of Amazon.com and Mark Zuckerberg of Meta etc. made billions of dollars building their firms। तो भैया ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, आप इलॉन मस्क ले लो, जेफ बेजोस ले लो, बिल गेट्स ले लो, मार्क जकरबर्ग ले लो, भैया बिलियंस में इनकी नेटवर्थ है। ठीक है, जिसका भैया कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इलॉन मस्क की अगर आज की डेट में आप नेटवर्थ निकाल के देखोगे तो पता नहीं कितनी कंट्रीज से ज्यादा पैसा उसके पास है आज की डेट में। तो ये भी चीज है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड से अट्रैक्ट होकर भी कुछ लोग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आते हैं। क्लियर बात है, 3 मेन रीजन क्या है, पहला अपना खुद का बॉस बनना, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है अपना आइडिया परस्यू करना, और थर्ड वन इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स लेना। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट अपन आते हैं द GEM स्टडी एंड इट्स इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब GEM क्या है सर, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा था कि GEM क्या है, और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि GEM क्या है। शॉर्ट में बता देता हूँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म जिसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा हार्ट। तो भैया ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, जो भी आप बोलो। GEM क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। एकदम शॉर्ट में, एकदम टू द पॉइंट अपना आंसर डालना, 2-3 लाइन में इनफ है। ठीक है, तो GEM ने कंडक्ट किया एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, APS। GEM ने क्या किया, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे किया टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटिवेशंस एंड एम्बिशंस ऑफ इंडिविजुअल्स स्टार्टिंग बिजनेसेस एज वेल एज सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने भैया अलग अलग सर्वे करवाते ही रहते हैं, तो एक इन्होंने ये सर्वे किया कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, उन मोटिवेशंस को जानने के लिए, उस एम्बिशन को समझने के लिए जिसके कारण जो इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी के प्रति उनका क्या आउटलुक होता है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी समझने के लिए। और उसमें सर्वे में ये पाया गया, द GEM स्पेसिफाइज 4 मोटिवेशंस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस विच आर एज फॉलोज। और उसमें GEM के सर्वे में जो कंक्लूजन निकला कि भैया 4 ऐसे क्या पॉइंट है जिसके कारण लोग बिजनेस अपना चालू करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, वो है एज फॉलोज। नंबर 1 इज टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। जैसे कि अपन ने पहले देखा कि भैया आपके पास कोई आइडिया है, मार्केट में आपको कोई गैप दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, वर्ल्ड में आपको इंपैक्ट लाना है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। जैसे भैया शार्क टैंक, आई होप बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते शार्क टैंक भी आप सर्च कर लेना, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं जो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इंडिया में नए इन्वेंशन हो रहे हैं जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे वर्ल्ड में एक इंपैक्ट आएगा। तो वर्ल्ड में एक डिफरेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम। पैसा कमाने के लिए भी कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, तो भैया आपको लगता है अगर हमारे पास वो स्किल सेट है तो भैया हम बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, तो बिजनेस कर लो। थर्ड इज टू कंटिन्यू अ फैमिली ट्रेडिशन। इंडिया में बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि भैया हमारे पास क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिस्टम है, बहुत ही जनरेशन से। ठीक है, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी कम्युनिटी में अक्सर देखा गया कि भैया बिजनेस होते हुए आ रहा है, चाहे कोई भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी सेक्टर का बिजनेस हो। ठीक है, अगर दादा ने वो किया, पापा भी वही कर रहे हैं, बेटा भी वही संभाल रहा है, आगे पोता भी वो ही संभालेगा। तो फैमिली बिजनेस को, फैमिली ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू करने के लिए लोग बिजनेस लाइन में चले जाते हैं। और नेक्स्ट इज टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब आर स्केयर्स। अब जैसे जैसे भैया मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, जॉब रिस्क पे है, मशीन्स वगैरह है, वैसी बहुत सारी जॉब्स गायब हो गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बहुत सारी जॉब्स आगे जाके डेफिनेटली इंपैक्ट होंगी। जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा उसकी जॉब्स जाएगी। तो जॉब भैया क्या है, स्केयर है। आजकल एक अच्छी खासी डिजर्विंग जॉब लोगों को नहीं मिलती, इसीलिए भी लोग बिजनेस में चले जाते, बोलते हैं दूसरे के लिए मेहनत करूंगा, 10-20-25 हजार कमाऊंगा, इससे अच्छा खुद के लिए मेहनत करता हूँ, भले आज 10,000 कमाऊंगा, धीरे धीरे जाके 1 लाख रुपए तक भी मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, और क्या पता 1 करोड़ 100 करोड़ तक भी आराम से मैं पहुंच जाऊं। तो ये मेन 4 रीजन है। क्या, पहला वर्ल्ड में डिफरेंस लाने के लिए, दूसरा है आपका कि भैया बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तीसरा फैमिली ट्रेडिशन अगर कुछ है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए, और चौथा लोगों को जॉब में मजा नहीं आता, जॉब बहुत ही स्केयर है, एक प्रॉपर जॉब उनको नहीं मिलती, तो वो बिजनेस लाइन में खींचे चले आते हैं। तो ये क्या है, 4 मेन मोटिवेटर्स हैं जो GEM की APS सर्वे में पाया गया, जिसके कारण लोग बिजनेस में एंटर होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, GEM assesses an economy's entrepreneurial ecosystem against 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंडीशन। GEM क्या करती है, कंट्री की इकोनॉमी को 9 पैरामीटर्स पे स्टडी करती है, जिसको बोलते हैं 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंडीशंस, और ये बताते हैं कि उस इकोनॉमी में ये चीजों पे कितना काम होता है, कितना आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल सकता है। The state of these EFCs can encourage, constrain or completely discourage either the setting up of new business or the development of new startup into established businesses which can generate sustained incomes and jobs। क्या बोल रहे हैं भैया, इस रिपोर्ट से हमको ये पता चलता है कि कोई कंट्री में, किसी इकोनॉमी में अगर आपको नया बिजनेस चालू करना है तो आपको कितना ज्यादा ईज होगा,
ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपको ग्रो करना है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, वहाँ का सोशल सिस्टम कैसा है, सारी चीजें हमको इसमें बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में जानने को मिलती है। तो पहले देखते हैं भैया आखिरकार वो डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहला है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस, पैसा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है, वो कुछ स्कीम्स लेके आती है क्या स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। फिर है आपका एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, ईज ऑफ एंट्री, क्या आप मार्केट में जल्दी से एंटर कर सकते हो या नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ऑफ दैट इकोनॉमी या कंट्री, और सोशल और कल्चरल नॉर्म्स। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं जिसको क्या बोला जाता है, 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंडीशन जिसपे असेस किया जाता है। फाइनेंस में क्या देखते हैं भैया, एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस, आर देयर सफिशिएंट फंड्स फॉर न्यू स्टार्टअप्स, क्या भैया स्टार्टअप को अगर फंडिंग उठानी है तो क्या सफिशिएंट फंड है लोगों के पास, क्या लोग हेल्प कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर को ग्रो करने में। दूसरा, ईज ऑफ एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप, मान लो भैया फंड्स तो है, लोगों के पास पैसा तो खूब है, जैसे इंडिया में भैया लोगों के पास पैसा खूब है, बट क्या वो इजीली एक्सेसिबल है, क्या अगर आज मैं बैंक से लोन लेना चाहूं तो क्या मुझे तुरंत लोन मिल जाएगा या महीनों लग जाएंगे पेपर वर्क में, इसको देखा जाता है कि फंड्स है या नहीं है, और अगर फंड्स है तो कितना इजीली अवेलेबल है, कितना इजी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में उसको पुट टू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, कितना वो सपोर्ट करते हैं और कितनी वो रिलेवेंट है। डू दे प्रमोट और सपोर्ट स्टार्टअप्स, टैक्सेस एंड ब्यूरोक्रेसी और आर न्यू बिजनेस बर्डन, भैया टैक्सेस और ब्यूरोक्रेसी, कितने टैक्स लगाए जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार्टअप के ऊपर भर भर के बहुत सारे टैक्स लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कहीं से सपोर्ट नहीं करी, ऐसा है या नहीं है, इसको देखते हैं अपन। फिर एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम, आर क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम अवेलेबल, क्या गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोई सेमिनार हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, बड़े लेवल पे अरेंज करती है जिससे एंटरप्रेन्योर्स को भैया नॉलेज मिल सके, एजुकेशन मिल सके, उनके साथ डेटा शेयर हो सके, जिससे वो अपने बिजनेस में उनको हेल्प मिल सके। फिर एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन एट स्कूल और पोस्ट स्कूल, यानी स्कूल के बाद, क्या स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। आज से अगर 10-20 साल पहले देखोगे तो इंडिया में नहीं होता था, बट धीरे धीरे इंडिया में भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इवन एट स्कूल लेवल। और कॉलेज लेवल पे हम देखेंगे कि क्या कॉलेज स्टार्टिंग अ बिजनेस पे या एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिया में करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं भैया। वी हैव बीबीए, वी हैव एमबीए, वी हैव पीजीडीबीएम, ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हमारे पास है। फिर देखोगे तो कहीं पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी मिल जाएंगे बिजनेस नॉलेज के ऊपर में। तो क्या ये फ्रेमवर्क एक इकोनॉमी में है या नहीं है, इसको देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रांसफर्स, कैन रिसर्च बी ट्रांसलेटेड इनटू न्यू बिजनेस, क्या रिसर्च पे वो इकोनॉमी पैसा खर्चा करती है या नहीं, क्या न्यू न्यू चीज इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर इकोनॉमी का ध्यान है या नहीं है, इसको अपन देखते समझते। और क्या वो डेटा जो है इजीली एक्सेसिबल है या नहीं, उसको हम अपने जब तक न्यू बिजनेस में लगा ही नहीं पाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है। नेक्स्ट इज कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या भैया इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, और क्या वो अफोर्डेबल है या नहीं। मान लो भैया लैंड तो हमारे पास बहुत है, बिल्डिंग्स हमारे पास बहुत है, बट उसके रेट्स ही ऐसे हैं या रेंट ही उसका इतना ज्यादा है कि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ये भी गड़बड़ चीज है। ईज ऑफ एंट्री में मार्केट डायनामिक्स, क्या मार्केट फ्री, ओपन और ग्रोइंग है, क्या मार्केट में किसी भी टाइप का एंट्री रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। जैसे चाइना का एग्जांपल अगर अपन ले तो चाइना में नहीं भैया यूट्यूब चलता है, ना ट्विटर चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है, इवन गूगल भी भैया बहुत लिमिटेड है या चलता ही नहीं, वहां पे उनका खुद का ही सिस्टम है अलग, ठीक है, दूसरी कंपनीज को वो आने ही नहीं देते। तो भैया ऐसे मार्केट क्या फ्री है, क्या, आंसर इज नो। तो ये हम देखते हैं कि क्या मार्केट फ्री है, ओपन है, क्या कोई भी आके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फॉरेन कंपनीज आ सकती है क्या, इन्वेस्ट कर सकती है क्या, और साथ ही साथ क्या वो इकोनॉमी ग्रोइंग है या रिसेशन में जा रही है या जा चुकी है। साथ ही साथ बर्डन्स और रेगुलेशन, डू रेगुलेशन एनकरेज और रिस्ट्रिक्ट एंट्री, क्या ऐसे लॉस थोड़ी ना है जो भैया एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या ऐसे लॉ है जो एंट्री को अप्रिशिएट करते हैं, ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या भैया सफिशिएंट है और क्या अफोर्डेबल है। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, 10 कल्चर सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योरशिप, एक सोसाइटी का व्यू पॉइंट क्या है एक बिजनेसमैन को रिलेटेड या एक एंटरप्रेन्योर्स को रिलेटेड। इंडिया में देखा जाए तो भैया बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंस में आज भी देखा जाता है, इवन तो पिक्चर धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट फिर भी अगर आप देखो ना आंख बंद करके बिजनेसमैन सोचो तो आपके मन में भले ही एक कोट पैंट पहना, हाथ में एकदम नोटों की गड्डी लिया हुआ आदमी आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं मन में आपके ये भी आएगा कि यार ये करप्ट इंसान है, ये क्या है, गड़बड़ इंसान है, ये बहुत ही ज्यादा पैसों का लालची है, ठीक है। इस टाइप की भी इमेजेस हमारे मन में आती है आज भी बिजनेसमैन को रिलेटेड। हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते कि भैया आज हमारे बिजनेसमैन क्या है, वर्ल्ड में टॉप 1 टॉप 10 की रैंकिंग्स में आते हैं ना, हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम जलते हैं यार इसके पास इतना पैसा है, ये कुछ करते नहीं है, ये है वो है। सोशल मीडिया में दुनिया भर की चीजें चलती रहती है रिलेटेड टू बिजनेसमैन। कोई 4 पर्सन को हम देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, 4 लोग उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिराने को, ड्रैग करने के लिए रेडी रहते हैं। तो क्या कल्चर आपकी इकोनॉमी का एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये भी देखा जाता है। तो ये थे हमारे टोटल 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंडीशन जो कि स्टडी किया जाता है जीईएम द्वारा। एक कंट्री की इकोनॉमी को देखते हैं 9 पैरामीटर्स पे और फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या उस कंट्री में बिजनेस करना, एक स्टार्टअप खोलना फेवरेबल है या नहीं है।
नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको अपन कवर करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 3 में। तो भैया ऑल वेट जो भी है आपका वो आपके रिस्पांस का है। जितनी जल्दी आप फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, बढ़िया आपका रिस्पांस आएगा। पार्ट 3 भी आपका फटाफट से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अपन कवर कर रहे होंगे बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर। ये दो टॉपिक नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे। टिल देन बाय बाय।